पूछ रही कटिहार की जनता, आखिर कौन करेगा कटिहार का राज, किसे मिलेगी राजगद्दी, कौन बदलेगा कटिहार, पक्ष विपक्ष के खेल में आखिर कौन है सही। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो एनसीपी के बराड़ी विधानसभा के प्रत्याशी है शमशाद आलम जी। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि इनकी क्या भूमिका रहेगी इस बार बराड़ी विधानसभा में, किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिर क्या बदलाव चाहते हैं बराड़ी में। सबसे पहले सर स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में। शमशाद जी, हमारा एक पहला सवाल है, बराड़ी में आखिर क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम बराड़ी क्षेत्र के महान जनता को, नौजवान साथियों को तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनके लिए ईश्वर से उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आखिर क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या कमियां रह गई है बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि कमियां तो कमियां ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बराड़ी विधानसभा एक कटाव पर टिका हुआ है। ये गंगा कोसी के बगल में बसा हुआ है जी, और गंगा कोसी के बगल में बसने के कारण हर साल जो है किसान, मजदूर, गरीब का ज़मीन गंगा में विलीन होते जा रहा है और जिसके चलते वो जो है कटाव से पीड़ित होकर के वो बांध पर, सड़क पर, रोड पर बसे हुए। तो हमारी पहली लड़ाई यही है, अगर हम जीत के अगर आते हैं तो पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि विस्थापित परिवारों को ज़मीन मुहैया कराया जाए। सरकार के पास इस मुद्दे को रखेंगे हम लोग, सबके सहयोग से, बराड़ी की जनता के सहयोग से हम लोग इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। सर, देखा जा रहा है कि आप पहले कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस छोड़ के एनसीपी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बहुत हवाई पार्टी है। इसमें बहुत ही फॉरवर्ड लोगों की भूमिका है और हमको नहीं लग रहा है इस कांग्रेस पार्टी में कोई भी ज़मीनी लोग नहीं है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो ज़मीन का काम करता हो, गरीब मजदूर किसान के लिए बात करता हो। ये हवाई वाली पार्टी है। इसमें कहीं हम लोगों को स्कोप नहीं दिखता है कि हम लोग गरीब की बात, मजदूर की बात, किसान की बात, कटाव की बात को हम कहीं रख सकें। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग छोटे छोटे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम अपनी समस्या को कहाँ उठा के ले जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को लगा कि नहीं, जनता के सहयोग से अगर हम विधायक बनते हैं, अगर जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हम जीतते हैं, तो हम ज़मीनी समस्या को उठाने का काम करेंगे और उस समस्या को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। सर, बदलाव के लिए विधानसभा पहुंचना है जरूरी क्यों? समाज सेवी बन के भी तो काम कर सकते हैं। देखिए, आपको कटिहार जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर जानी पड़ेगी, स्टेशन जाना पड़ेगा और स्टेशन पर आपको ट्रेन मिलेगी, तभी आप कटिहार तक पहुंच पाइएगा। उसी तरह से आप किसी मार्केट में अब अनाज पैदा करते हैं, किसान जब अनाज पैदा करता है तो उसको बेचने के लिए मार्केट ले जाना पड़ता है, उसके लिए साधन चाहिए और साधन में हम गाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर करते हैं, उस पर अपने अनाज को किसान जो है वो मार्केट तक ले जाता है। उसी तरह से हम जनता की समस्याओं को, यहाँ की बराड़ी की जो समस्या मूलभूत है, उस समस्या को विधानसभा तक पहुँचाने का एक विधायक, ये पद, ये जो लड़ाई है विधानसभा की, ये एक माध्यम बनता है। इसी माध्यम से हम जनता की समस्या को वहाँ ले जा सकते हैं। अदरवाइज रास्ता कहा जाए कि इसको एक रास्ता है जो इनकी समस्या को, गरीबों की समस्या को, मजदूर की समस्या को, किसानों की समस्या को हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक माध्यम है। सर, बराड़ी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर है, जबकि नीतीश कुमार लंबे वादे करते हैं कि हर गांव, हर गली तक बिजली पहुंच चुकी है। बराड़ी विधानसभा में सर लगातार बिजली कट रही है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सुने होंगे कि ये
जब से नीतीश जी की सरकार आई है तो अफसरशाही बढ़ गया है। कोई अफसर सुनता नहीं है किसी का, और यही कारण है कि हर जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर जो गरीब और किसान, मजदूर या आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर अफसर काम नहीं करती है। ये इसके लिए दोषी नीतीश सरकार है, और इसके लिए यहाँ पर जो वर्तमान जो भी हमारा विधायक रहे वो भी दोषी इसके लिए है कि उनके रहते हुए क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है। क्षेत्र में लोग मोटेशन कराने के लिए जाते हैं तो ब्लॉक का, प्रखंड का चक्कर काटते हैं। यहाँ जो वर्तमान विधायक है उनका ये वो दोषी है, इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है। इसलिए जो पावरफुल व्यक्ति है, जिसके पास सारा पावर जनता दिया है, वो इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस काम को करने से नाकाम है। सर, आपने अभी कहा ब्लॉक के बारे में, ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं बचा हुआ है जहाँ गरीब टाइप के लोग जो रिक्शे चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वैसे लोग जब सरकारी दफ्तर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए 100, 200, 500 रुपये उसे मांगा जाता है, जबकि सरकारी उनको मिलता है, तनख्वाह मिलती है 40,000, 30,000 लगभग सबको मिलती है। उसके बावजूद गरीबों से 100, 200, 500 रुपये के लिए लोगों को परेशान किया जाता है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? पहले ही आपको मैंने कहा, जहां अफसर का मन बढ़ा हुआ रहेगा, ऑफिसर पर किसी सरकार का अपना पकड़ नहीं रहेगा, सरकार का डर नहीं रहेगा, सिस्टम का डर नहीं रहेगा, तो अफसर तो करेगा ही। और जहां तक अफसर की बात है, अफसर जो जितना पैसा कमाता है वो उतना चोरी डकैती करता है, चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमावे। वो गरीब से ऐठना पड़े या मजदूर से लेना पड़े या किसान से लेना पड़े, वो सारे लोग ज़मीर को बेच चुका है। उसके पास कोई ज़मीर ही नाम का चीज़ ही नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि जो जनता हमारे पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, वो किस तरह से अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपना ज़मीर बेच चुके हैं, और सरकार की ओर से उसको जो है मनोबल ऊंचा है, वो अपना जो है उस सरकार की ओर से बेफिक्र है, उसको सरकार कुछ नहीं कह रही है, इसलिए उसका मन बढ़ा हुआ है और गरीबों से पैसा ले रहा है। गरीबों को तो काम कराना है, जो जैसे भी काम हो। भाई एक दिन अगर मजदूरी छोड़ के जाता है तो 500 रुपया मेरा नुकसान होता है, चलो 500 रुपया 200 रुपया उसको दे करके हम काम करा लें, न तो दूसरे दिन भी मेरा घाटे में हम रहेंगे, दूसरे दिन भी हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जनता जो है अपना काम कराने के लिए अफसर भी नहीं सुनता है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो पैसा दे करके अपना काम कराते, उसकी मजबूरी है। जी सर, अब बात की जाए बिहार की। सर, बिहार में कॉलेज तो है पर पढ़ाई नहीं है, अस्पताल तो है पर अच्छी इलाज नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, स्कूल है पर वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। हर हाल में अस्पताल हो या कोई कॉलेज हो या कोई विद्यालय हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जब तक सरकार मजबूती के साथ उसके पदाधिकारी पर और उसके कार्यालय पर, उसके ऑफिसर पर नहीं उनका पकड़ रहेगा, तब तक ये कार्य सुधार में नहीं आएगा। तमाम विद्यालय में इसी तरह से शिक्षा में अनियमितता पाया जा रहा है, ये सरकार उसके लिए दोषी है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सही से इलाज नहीं हो रही है, तो ये सरकार दोषी है। नीतीश कुमार यहाँ पर फ्लॉप कर गए। नीतीश जी यहाँ पर सही रूप से सरकार नहीं चला पाया, और इस बार तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार जाना तय है। सरकार जाएगी उनकी, जो जनता का रुझान है वो तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह उनका विरोध हो रहा है। तो हम लोग भी जो है इसी में लगे हुए हैं, इस बार सरकार को बदला जाए। जनता का रुझान आ गया है, सरकार बदला जाएगा। सर, आपकी पार्टी अगर कुछ सीटें जीतती है, जीत कर विधानसभा पहुंचती है, तो आपका समर्थन किन पार्टी को रहेगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब शरद पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल बाबू, उनके साथ जितने भी उनके राष्ट्रीय मंच पर, जैसे कि के शर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव, और हमारे रजी साहब हैं जी, और हमारे जिला प्रभारी अभी कादरी साहब, जनाब कादरी साहब हैं, ये तमाम लोग किसानों की, ऐसे तो कहा जाएगी ये पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। और हमारी सरकार भी महाराष्ट्र में है, कांग्रेस के साथ हम लोग हैं, और हमारी पार्टी सेकुलर है। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, और हम लोग जब भी हमारा आला कमान का जैसा निर्णय होगा
हम लोग उस सरकार में जाएंगे, लेकिन हम लोग सेकुलर हैं तो सेकुलर में ही जाएंगे। जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, हम लोग सेकुलर पार्टी में ही शामिल होंगे। हमारा आला कमान शरद पवार साहब का जैसा निर्णय होगा हम लोग वैसा करेंगे। सर, अगर बराड़ी की जनता आप पर भरोसा कर अपनी कीमती वोट आपको देकर विधानसभा अगर भेजती है, तो बराड़ी की जनता के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? क्या देखिए, मैंने पहले भी कहा और कई चैनल माध्यम से मैंने अपनी विचारधारा को रखा है कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि कटाव पीड़ितों को, विस्थापितों को ज़मीन मुहैया कराने का कार्य मैं करूंगा। सरकार के सामने इस मुद्दे को मजबूती के साथ रखेंगे। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा के स्तर में जो सुधार लाना चाहिए, हम शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। तीसरी मुद्दा रहेगी बेरोजगारी को हम लोग यहाँ से सभी जन समर्थन, सभी नौजवानों को लेकर के, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके समर्थन से, उनके सहयोग से हम बेरोजगारी की मुद्दा को मजबूती के साथ विधानसभा तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी अभी तक यही 3 अपनी प्राथमिकताएं हैं बराड़ी विधानसभा की जनता के लिए। ये 3 मुख्य समस्या है जो हम लोगों को करना है। सर, बिहार में देखा जाता है यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मिलता है। आपको क्या लगता है सर, ये पक्ष विपक्ष के खेल में आप कितनी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कैसे? देखिए, ये बात तो सही है कि आज कहीं न कहीं जाति, धर्म, ये तमाम बातें जो है, इसी के चलते हमारा बिहार विकास की ओर नहीं है। जाति धर्म से उठ करके हमारे लोगों को, जनता को, क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को जाति धर्म से उठ करके जब तक नहीं आएगा, तब तक एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेतृत्व उनको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आज के डेट में जो बिहार पिछड़ा है, हर जगह जाति धर्म में लोग लिप्त है, पैसे पर लोग वोट देता है, लोग बिक जाता है, अपने आप को बेच देता है, अपने जात के नाम पर, गांव समाज के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, इस तरह से लोग वोट तो करते हैं। लेकिन अब लगता है कि कुछ लोग अब जागरूक हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे विधानसभा में जाति धर्म की कोई बात अभी नहीं है। हम जहां भी अभी घूमे हैं, लोगों ने ये जरूर आश्वासन दिया है, नहीं, इस बार जाति धर्म से उठ करके हम अपने नेतृत्व को चुनेंगे। और हमको आशा है अपने बराड़ी क्षेत्र से, हम बराड़ी के लोग हैं, हम बराड़ी का बेटा हैं, हम एक किसान मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं और ज़मीनी हम लोग हैं। हमको आशा है हमारी बराड़ी की महान जनता से, मतदाताओं से, कि वो इस बार सही निर्णय लेंगे और मेरे पक्ष में निर्णय लेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। बराड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहूँगा कि बराड़ी की महान जनता मुझे एक बार अपना आशीर्वाद दे और हमको बराड़ी से विजय बना करके विधानसभा पहुंचाने का काम करे। मैं उनके लिए वादा नहीं करूंगा। हम लोग चूँकि काम करने वाले लोग हैं, काम करके उनको दिखाएंगे। अगर वो हमको जिता करके विधानसभा भेजती है तो निश्चित तौर पर हम उनके हर मुसीबत में, हर समस्या में शामिल रहेंगे और उनके जो हमने 3 प्राथमिकता मेरी मुद्दा है उस पर हम काम करेंगे और काम करके उसका विश्वास जीतेंगे। अभी उनसे वादा क्या करेंगे? जो गरजता है वो बरसता नहीं है, बोलने वाला करता नहीं है, करने वाला बोलता नहीं है। लोग 75 तरह का हैंडबिल छपवाएगा, तरह तरह की, अभी जैसा सुने हैं कि कोई नीतीश कुमार 11 लाख बोलता है तो तेजस्वी यादव 10 लाख बोलता है, कोई 15 लाख बोलता है बेरोजगारी। तो इस तरह की बातें आ रही है, प्रलोभन जनता को देना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा इस बराड़ी विधानसभा की जनता से यही अपील है कि वो इस चक्कर में न पड़े, लोगों के बयान पर मत जाए। लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, जाति धर्म से उठ करके चुने, तभी जाकर के उसको एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और बराड़ी का विकास हो पाएगा। तो अभी आपने सुना एनसीपी के बराड़ी विधानसभा के प्रत्याशी शमशाद आलम जी को। इन्होंने बताया कि किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।